Hello student, today I am going to solve NIS 222 psychology question paper of class 10. It's contain 30 question. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. 1. A human cell has how many number of chromosomes? D 46. मानव कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? D 46. 2. The branch of psychology which is mainly concerned with academic performance is C. Educational psychology. मनोविज्ञान की शाखा जो मुख्यतः शैक्षिक निष्पादन से संबंधित है कहलाती है C. शैक्षिक मनोविज्ञान. 3. The psychoanalytical approach was propounded by A. सिगमंड फेराड. मनोविश्लेषणात्मक उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए. सिगमंड फ्रायड. 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेबिट्स द इक्वालिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़? सी. मेंटल सेट. निम्न में से कौन सा अवरोध मानसिक गतिविधियों के गुण को रोकता है? सी. मन स्थिति. 5. XYZ tries to copy a Bollywood actor's hairstyle, dressing style and मैनरिज्म. विच टाइप ऑफ लर्निंग इज इन्वॉल्व हेयर? बी. मॉडलिंग. XYZ एक बॉलीवुड अभिनेता के बालों की स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल तथा हाव भाव की नकल करता है. इसमें किस तरह का सीखना प्रयोग में है? बी. मॉडलिंग. 6. विच वन इज़ नॉट अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ पर्सनैलिटी? डी. WAIS. निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का स्वयं वर्णित मापन नहीं है? डी. WAIS. 7. What does the effective aspects of your attitude hold? अभिव्यक्ति के प्रभावी पहलू में क्या निहित है? Effective. It refers to the direction, positive or negative feeling, intensity of a person's evaluation or the emotion experienced towards the attitude object. प्रभावी. यह दिशा सकारात्मक या नकारात्मक भावना, व्यक्ति की मूल्यांकन तीव्रता या वस्तु अभिव्यक्ति के प्रति अनुभव किए गए संवेग से संबंधित है. 8. गिव टू क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन. आत्मसिद्ध व्यक्ति की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन refers to the desire to utilize one's personal capacities to develop one's potentialities to the fullest and to engage in activities for which one is well suited. One should realize and be satisfied that he or she has achieved what one is capable of. आत्म साक्षात्कार. आत्म साक्षात्कार से तात्पर्य किसी की व्यक्तिगत क्षमताओं का उपयोग करने, अपनी दक्षताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने और उन गतिविधियों में संलग्न होने की इच्छा से है जिनके लिए वह उपयुक्त है. व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए और संतुष्ट होना चाहिए कि उसने वह हासिल कर लिया है जो वह करने में सक्षम है. 9. डेवलपमेंट चेंजेस आर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. साइट एन एग्जाम्पल टू प्रूव द सेम. विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होते हैं. उदाहरण देकर इसे सिद्ध कीजिए. क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन पर्पोसिव सैम्पलिंग वेयर स्मॉल सैम्पल साइज इज सेलेक्टेड टू ऑब्टेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट कंसेप्ट. Quantitative research relies on random sampling in which a large representative sample is selected to isolate the results for the entire population. गुणात्मक अनुसंधान उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण पर आधारित है जहां लक्ष्य अवधारणा की गहन समझ प्राप्त करने के लिए एक छोटे से नमूने के आकार का चयन किया जाता है. मात्रात्मक अनुसंधान यादृच्छिक नमूने पर निर्भर करता है जिसमें एक बड़ी प्रतिनिधि नमूना को पूरी आबादी के लिए परिणामों को अलग करने के लिए चुना जाता है. 10. कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू विच 2 ब्रॉड कैटेगरीज. संप्रेषण को किन 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है? Communication can be mainly divided into 2 parts. 1. Verbal communication and 2. Non-verbal communication. संप्रेषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है. 1 मौखिक संचार, 2 अमौखिक संचार. 11. State any 2 main factors influencing well-being. सुखी जीवन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए. 1. Nutrition. Sufficient calories intake is necessary for good health. We should eat a balanced diet of carbohydrates, proteins, fats, and vitamins. 2. Exercise. Exercise has a positive effect on mood. People who exercise regularly are able to control stress and enjoy high quality of life. 1. पोषण. अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त कैलोरी का सेवन आवश्यक है. हमें
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन का संतुलित आहार लेना चाहिए। 2. व्यायाम। व्यायाम का मूड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं वे तनाव को नियंत्रित करने और जीवन की उच्च गुणवत्ता का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। 12. State any 4 precautions that one should take while performing asanas. आसनों को करते समय रखी जाने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। 1. Asanas should be performed preferably early in the morning in a well-ventilated room. 2. Bowels must be cleared before starting the asanas. 3. It is not desirable to have bath immediately after the asanas. 4. Do not eat immediately after asanas. एक, आसनों को अधिकतम सुबह जल्दी हवादार कमरे में किया जाना चाहिए। 2. आसन शुरू करने से पहले आंतों को साफ करना चाहिए। 3. आसनों के तुरंत बाद स्नान करना उचित नहीं है। 4. आसन के तुरंत बाद भोजन न करें। 13. डिफाइन इंटेलिजेंस, हाउ इज इट मेजर्ड। बुद्धि की परिभाषा दीजिए, इसका मापन कैसे होता है। एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, to think rationally and deal effectively with the environment. उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यक्ति की समग्र या वैश्विक क्षमता। IQ = mental age by chronological age into 100. 14. How does ethnicity and socio-economic status of family influence the socialization process of child? परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति और कुल परंपरा बच्चों की समाजीकरण प्रक्रिया पर कैसे प्रभाव डालते हैं। Ethnicity and socio-economic status of the parents makes an impact on the child's development directly and indirectly. Ethnicity is linked to family size, structure, education, income, composition, extended networks. माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति और कुल परंपरा बच्चों के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। कुल परंपरा परिवार के आकार, संरचना, शिक्षा, आय, रचना और फैले हुए जाल से जुड़ी हुई है। 15. व्हाट इज़ मेडिटेशन, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ इट्स बेनिफिट्स। ध्यान क्या है, ध्यान से प्राप्त किन्हीं 3 लाभों की व्याख्या कीजिए। मेडिटेशन इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ रिलैक्सिंग द बॉडी, क्वाइटिंग द माइंड and awaking the spirits. Benefit of meditation: 1. Higher level of energy. 2. Lower blood pressure. 3. Better concentration. 4. Decreased stress, depression and anxiety. ध्यान शरीर को शिथिल करने, मन को शांत करने और आत्मा को जगाने का अनुभव है। ध्यान के लाभ: 1. उच्च स्तर की ऊर्जा। 2. निम्न रक्तचाप। 3. बेहतर एकाग्रता। 4. तनाव, अवसाद और चिंता में कमी। 16. डिस्कस प्रोजेक्टिव मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी, गिव एग्जाम्पल्स। व्यक्तित्व के प्रक्षेपण मापकों पर चर्चा कीजिए, उदाहरण दीजिए। प्रोजेक्टिव और इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी। प्रोजेक्टिव और इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ पर्सनालिटी आर वाइडली यूज्ड पर्सनालिटी असेसमेंट टूल्स। Unlike the self-report measures where the individual is provided with structured test stimuli, in projective test the individual has to respond to unstructured or ambiguous stimuli. The basic assumption behind using unstructured test stimuli in projective test is that the individual projects his/her latent or unconscious feelings, needs, emotions, motives, etc. onto the ambiguous stimulus. The responses of the individuals in the form of projection reflect the nature of his/her personality. Some popular projective techniques are Rorschach ink blot test, thematic apperception test, and Rotter incomplete sentences blank. प्रक्षेपण अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तित्व के मापक। प्रक्षेपण या अप्रत्यक्ष व्यक्तित्व मापक व्यक्तित्व मूल्यांकन के वृहद रूप से प्रयोग होने वाले उपकरण हैं। स्वयं वर्णित के विपरीत, जहां एक व्यक्ति को संरक्षित परीक्षण उद्दीपक प्रदान किया जाता है, प्रक्षेपण परीक्षण में व्यक्ति को असंरचित या अस्पष्ट उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करनी होती है। प्रक्षेपण परीक्षणों में असंरचित उद्दीपकों को प्रयोग करने का मूल पूर्वानुमान यह है कि व्यक्ति अपनी सोई या अचेतन भावनाओं, आवश्यकताओं, प्रेरणाओं आदि को उद्दीपक पर प्रक्षेपित कर देता है। इस प्रक्षेपण के रूप में व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिक्रिया उसके व्यक्तित्व की प्रकृति को प्रदर्शित करती है।
कुछ प्रसिद्ध प्रक्षेपण तकनीकों में रीसा इंक ब्लॉक टेस्ट, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट और रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ब्लैंक है। 17. Why is adolescence known as the period of rapid change? Explain. किशोर अवस्था को द्रुत परिवर्तनों के समय के रूप में क्यों जाना जाता है? व्याख्या कीजिए। The adolescent's growth spurt is a rapid increase in an individual's height and weight during puberty resulting from the stimulus release of growth hormones, thyroid hormones and androgens. Because rates of physical development vary so widely among teenagers, puberty can be a source of pride or embarrassment. किशोर वृद्धि में वृद्धि यौवन के दौरान किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि हार्मोन, थायराइड हार्मोन और एड्रोजन एक साथ रिलीज होते हैं। क्योंकि किशोरों में शारीरिक विकास की दर इतनी व्यापक रूप से भिन्न होती है, यौवन गर्व या शर्मिंदगी का स्रोत हो सकता है। 18. एक्सप्लेन द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के प्रभाव क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। As we have noted, development is an exclusive term that incorporates changes in several areas. These areas or domains deal with three broad categories. 1. Physical and motor development. It refers to changes in body size and structure, functioning of various body systems, brain development, perceptual and motor development. 2. Cognitive development. It refers to the development of cognitive and intellectual process, including memory, attention, intelligence, academic knowledge, problem solving, imagination, and creativity. It also includes development of language. 3. Socio-emotional development. It refers to how we develop relationship with other people and how our emotions emerge and change as we grow older. It includes emotional communication and self-control, understanding of self and other, interpersonal skills, personality and emergence of friendship and moral reasoning. जैसा कि हमने पढ़ा है, विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक क्षेत्रों में हुए परिवर्तन समाहित हैं। इन क्षेत्रों अथवा प्रभाव क्षेत्रों के मुख्यतः 3 वर्ग हैं। एक, दैहिक और गैतिक विकास। इसमें शारीरिक आकार और इसका ढांचा, शरीर की विधि, प्रणालियों की क्रियाविधि में हुए परिवर्तन और मस्तिष्क का विकास एवं बोधात्मक और गतिक विकास के परिवर्तन आते हैं। 2. संज्ञानात्मक विकास। इसमें संज्ञानात्मक और बौद्धिक प्रक्रिया का विकास, जिसमें स्मृति, अवधान, बुद्धि, शैक्षणिक ज्ञान, समस्या का समाधान, कल्पना, सृजनात्मक तथा भाषा का विकास प्रतिरूपित होते हैं। 3. सामाजिक संवेगात्मक विकास। इसमें यह प्रतिरूपित होता है कि हम अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध कैसे विकसित करते हैं और हमारे बड़े होने के साथ साथ हमारे भीतर संवेग कैसे उत्पन्न और परिवर्तित होते हैं। इसमें संवेगात्मक संप्रेषण और आत्मनियंत्रण, निजी एवं अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, अंतर्व्यक्तित्व कौशल, व्यक्तित्व और मित्रता के संबंध बनना और नैतिक विवेक शक्ति सम्मिलित हैं। 19. डिस्कस एनी 4 सब सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन की किन्हीं 4 उपव्यवस्थाओं पर चर्चा कीजिए। सब सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। 1. गोल सब सिस्टम. इट कंप्राइजेज ऑफ द ओवरऑल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. 2. टेक्निक सबसिस्टम. दिस सबसिस्टम refer to the use of knowledge, facilities, equipment and technology by the people who work in the organization. 3. Managerial subsystem. This involves planning and coordination of the activities undertaken in the organization. 4. Structural subsystem. People work together on well-defined tasks and integrated activities in different units or department. They make up the structural subsystems. संगठन की उपव्यवस्था। 1. लक्ष्य उपव्यवस्था। संगठन के सभी लक्ष्य और उद्देश्य तथा संगठन के विशिष्ट लक्ष्य एवं सभी विभाग और व्यक्ति भी इसमें एक इकाई की भांति सम्मिलित होते हैं। 2. तकनीकी उपव्यवस्था। यह संगठन में कार्य करने वाले लोगों द्वारा ज्ञान, सुविधाओं, उपकरणों और तकनीकों के प्रयोग की ओर इशारा करता है। 3. प्रबंधकीय उपव्यवस्था। यह संगठन में होने वाली गतिविधियों की योजना और समन्वय को समाहित करता है। 4. संरचनात्मक उपव्यवस्था। लोग अपने निश्चित कार्य को विभिन्न इकाइयों या विभागों में समायोजित करते हैं। यह मिलकर एक रचनात्मक उपव्यवस्था तैयार करते हैं। डी. एक्सप्लेन जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान की व्याख्या कीजिए। जीवन विज्ञान इज अ हार्मोनियस प्रैक्टिकल मेथड टू इनकुलकेट ह्यूमन वैल्यूज. इट टीचेज अस the positive values to enable us to control our mind,
Jivan Vigyan is a plan to build a wholesome personality. It can be instrumental in fulfilling the dream of a new society and a new lifestyle. Jivan Vigyan is a method of controlling our emotions. Our emotions have to be refined, otherwise they may create problem. The anger and rage of a single boy girl can result in disintegration of the whole family. Jivan Vigyan train our brain to regulate emotions and behaviors. It is often said that modern education helps the development of knowledge and intellect. It considerably neglects our attitudes, inner consciousness, and spirituality. Jivan Vigyan provide for a balanced development of both the hemisphere of the brain. It teaches control of our senses and reflex actions. It is possible to get rid of negative thoughts by cultivating positive thinking. Jivigyan is a way of developing a balanced personality of an individual and provides a solution to build a healthy society. जीवन विज्ञान मानवीय मूल्यों को विकसित करने का एक समाजपूर्ण व्यवहारिक तरीका है। यह हमें सकारात्मक मूल्य सिखाता है ताकि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें। जीवन विज्ञान एक स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण की योजना है। यह एक नए समाज और एक नई जीवन शैली के सपने को पूरा करने में सहायक हो सकता है। जीवन विज्ञान हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की एक विधि है। हमारी भावनाओं को परिष्कृत करना होगा, अन्यथा वे समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। एकल लड़के लड़की में के क्रोध और क्रोध के परिणाम स्वरूप पूरे परिवार का विघटन हो सकता है। जीवन विज्ञान हमारे मस्तिष्क को भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। अक्सर यह कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा ज्ञान और बुद्धि के विकास में मदद करती है। यह हमारे दृष्टिकोण, आंतरिक चेतना और आध्यात्मिकता की काफ़ी उपेक्षा करता है। जीवन विज्ञान मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के संतुलित विकास के लिए प्रदान करता है। यह हमारी इंद्रियों और प्रतिवर्त क्रियाओं पर नियंत्रण सिखाता है। सकारात्मक सोच को विकसित करके नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाया जा सकता है। जीवन विज्ञान एक व्यक्ति के संतुलित व्यक्तित्व को विकसित करने का एक तरीका है और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक समाधान प्रदान करता है। 21. वाई डज फॉरगेटिंग टेक प्लेस? एक्सप्लेन इट कॉजेज। विस्मृति क्यों हो जाती है? इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। फॉरगेटिंग: sometimes we are unable to remember information that we need at a particular time. During examinations, we are unable to remember or retrieve what we had learned. This is called forgetting. Causes of forgetting: 1. Decay. It is due to gradual fading memory traces or decay that happens with lapse of time. 3. Interference. Interference argues that memories are lost because of what happens to them during the period when we retain them. Thus, inhibition or interference by subsequently learned material becomes the major cause of forgetting. 3. Level of processing. While learning some material, we may attend to it in details and process at a deeper level, or neglect it and attend at a surface level. This may be a cause of forgetting. विस्मृति: हम सूचनाओं को आवश्यकता के समय याद करने में असमर्थ हो जाते हैं। परीक्षाओं के समय हम याद की गई सामग्री को याद करने या प्रत्याहन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इसे हम विस्मृति कहते हैं। विस्मृति के कारणों की व्याख्या करते हैं। 1. हास्य: समय बीतने के साथ स्मृति चिन्हों का धीरे धीरे धूमिल होना या स्मृति चिन्हों के ह्रास होने से विस्मरण होता है। 2. हस्तक्षेप: स्मृतियों के द्वारा धारण करते समय घटनाक्रम के कारण होता है। इस प्रकार परिवर्तित सीखी सामग्री द्वारा व्यवधान या हस्तक्षेप विस्मरण का मुख्य कारण बन जाता है। 3. प्रकम का स्तर: सीखते समय हम कुछ सामग्री का विस्तार से और गहराई से अध्ययन करते हैं या उसका अध्ययन सतही तौर पर करते हैं। यह विस्मरण का एक कारण हो सकता है। 22. डिस्कस एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास के किन्हीं 4 अभिलक्षणों पर चर्चा कीजिए। Characteristics of development. Development is a lifelong process spanning from conception till death. Developmental changes are often systematic, progressive, and orderly. They usually follow a pattern proceeding from general to specific and from simple to complex and integrated levels of functioning. Development is multidirectional. That is, some areas may show a sharp increase while other areas may show a decline. Developmental changes usually involve an increase in maturity towards higher level of functioning. Example: increase in vocabulary size and complexity, but it may also involve a decrease or loss, such as in bone density or memory in old age.
विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थापरक, प्रज्ञात्मक और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी होता, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है जबकि अन्य क्षेत्रों में इसमें कुछ कमियां देखने में आती हैं। विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है, उदाहरणतः शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में स्मृति क्षीण होना। 23. What can be the negative influences of media in the lives of teenagers? Discuss. किशोरों के जीवन पर संप्रेषण माध्यमों के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, चर्चा कीजिए। 1. Decreasing ability to communicate in real time. 2. Worsened ability to form new friendship in real world. 3. Worsened quality of information. 4. Spread of inappropriate content of information. 5. Reduction in vocabulary. 6. Concentration and sleep disorder. 7. Increasing obesity. 8. Laziness. 1. वास्तविक समय में संवाद करने की क्षमता में कमी। 2. वास्तविक दुनिया में नई मित्रता बनाने की क्षमता क्षीण होना। 3. सूचना की खराब गुणवत्ता। 4. सूचना की अनुपयुक्त सामग्री का प्रसार। 5. शब्दावली में कमी। 6. एकाग्रता और नींद संबंधी विकार। 7. मोटापा बढ़ना। 8. आलस्य। 24. How can you identify a person with poor mental health? Explain any 8 such sign. कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित व्यक्ति की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? किन्हीं 8 ऐसे सूचकों की व्याख्या कीजिए। The main behaviors which indicate poor mental health are as follow. 1. Haphazard and disorganized daily life routine. 2. Short-tempered and irritating behavior. 3. Anger and aggressive behavior. 4. Restlessness. 5. Increased or poor appetite and indigestion. 6. Irregular sleeping patterns such as insomnia, disturbed sleep or excess sleep. 7. Poor interpersonal relationships. 8. एंग्जाइटी एंड वरी। मुख्य व्यवहार जो कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य दर्शाने वाले सूचक हैं वे निम्नलिखित हैं। 1. अव्यवस्थित और असंगठित दिनचर्या। 2. गुस्सैल और चिड़चिड़ा व्यवहार। 3. क्रोधित और आक्रामक व्यवहार। 4. अशांति। 5. बढ़ी हुई या अपर्याप्त भूख और अपच। 6. अनियमित निद्रा स्वरूप जैसे कि अनिद्रा, अशांत निद्रा, अत्यधिक निद्रा। 7. कमज़ोर अंतर्व्यक्तित्व संबंध। 8. चिंता और परेशानी। 25. What are the characteristics of young adulthood? Explain any 4 of them. युवा प्रौढ़ता के क्या लक्षण हैं? इनमें से किन्हीं 4 की व्याख्या कीजिए। Characteristics of young adulthood. 1. Choice of a career. 2. Starting a family life. 3. Forming close relationship with peers. 4. Concerns about society. युवा पूर्णता के लक्षण। 1. आजीविका का चयन। 2. पारिवारिक जीवन का प्रारंभ। 3. समकक्ष लोगों से घनिष्ठ संबंध बनाना। 4. समाज के प्रति सरोकार। 26. Draw a flow chart showing the stages of memory and explain different type of memory. स्मृति की अवस्थाओं को दर्शाते हुए एक फ्लो चार्ट बनाइए तथा स्मृति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। In recent years, psychologists have conceptualized memory into 4 types as given below. Semantic. This deals with knowledge, meaning and generalized experiences. Whatever we remember from books and information about world events and meaning of world are included in it. Episodic. It refers to the experiences which are personal to an individual. You do so many things in a day. They are your unique experiences. Memory of such experiences is accessible by you only. They are part of your episodic memory. Procedural. This deals with the memory for actions or ways of doing certain things or performing certain activities. Meta memory. It is memory for your memory. We not only remember things but also remember that we can remember. People may be good or poor in understanding their own memories. स्मृति की अवस्थाएं।
शब्दार्थ विषयक, यह ज्ञान अर्थ और सामान्यीकृत अनुभवों से संबंध रखता है जो भी हम किताबों से याद करते हैं। चारों ओर की घटनाओं की सूचनाएं, शब्दों के अर्थ इसमें शामिल किए जाते हैं। वृत्तात्मक, यह व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों को इंगित करता है। आप दिन में कई कार्य करते हैं, आपको अनोखे अनुभव होते हैं। स्मृति के ऐसे अनुभवों में सिर्फ आप पहुंच सकते हैं, यह आपकी वृत्तात्मक स्मृति का भाग है। प्रक्रियात्मक, यह स्मृति के उस भाग से संबंध रखता है जिसमें किसी कार्य को करने या उससे प्रदर्शित करने के तरीके आते हैं। तत्व स्मृति, यह स्मृति आपकी स्मृति के लिए है। हम सूचनाओं को याद ही नहीं रखते, अपितु तो यह भी याद रखते हैं कि हम सूचनाओं को याद रख सकते हैं। लोग अपनी स्मृतियों को समझने में खुद ही अच्छे एवं बुरे हो सकते हैं। 27. What is organizational climate? Describe its 4 determinants. संगठनात्मक वातावरण क्या है? इसके 4 निर्धारकों का वर्णन कीजिए। Organizational climate. Climate is the atmosphere of an organization, a relatively enduring quality of its internal environment, which is experienced by the members and influences their performance. It conveys the impression people have about the internal environment within which they work. It may also be viewed as the degree to which organizational rules are reinforced by the administrative component. It also represents the attitudes of the organizational members toward the organization itself. 1. Organizational structure. 2. Technology. 3. External environment. 4. Management policies and practices. संगठनात्मक वातावरण संगठन का एक टिकाऊ गुण है जो सदस्यों द्वारा अनुभव किया जाता है और उनके कार्य निष्पादन को प्रभावित करता है। यह आंतरिक वातावरण का वह प्रभाव प्रकट करता है जो लोग वहां कार्य करते हुए अनुभव करते हैं। इससे उस स्थिति की तरह देखा जा सकता है जिनमें संगठनात्मक नियमों को प्रशासकीय घटकों द्वारा पुनर्बलित किया जाता है। इसके द्वारा यह भी निर्धारित होता है कि संगठन के सदस्य संगठन के प्रति कैसे विचार रखते हैं। 1. संगठनात्मक संरचना। 2. तकनीक। 3. बाह्य पर्यावरण। 4. प्रबंधकीय नीतियाँ और कार्य प्रणाली। 28. What are the basic psychological process that collectively influence behavior? Discuss. वह आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं जो सामूहिक रूप से किसी विशेष व्यवहार को प्रभावित करती हैं? चर्चा कीजिए। बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। A. Sensation. It refers to our awareness about various stimuli which we encounter in different modalities such as vision, hearing, touch and taste. B. Attention. During attention we selectively focus on a particular stimulus among many stimuli available to us. For instance, while listening to a lecture in the classroom, we attend to the words pronounced by the teacher and try to ignore the other stimuli present in the classroom, such as noise made by the fan. C. Perception. In the case of perception, we process information and make out the meaning of the stimuli available to us. For example, we look at pen and recognize it as an object used for writing. D. Learning. It helps us to acquiring new knowledge and skill through experience and practice. The acquired knowledge and skills further bring a relative change in our behavior and facilitate our adjustment in varied setting. For example, we learn language, riding a bicycle, and applying mathematical skills to solve various problems. E-memory. The information we process and learn is registered and stored in the memory system. Memory also helps us to easily retrieve the stored information when it is required for use. For example, writing the answer in the examination after studying for the paper. F. Thinking. In the case of thinking, we use our stored knowledge to solve various tasks. We logically establish the relationship among various objects in our mind and take rational decision for a given problem. We also evaluate different events of the environment and accordingly form an opinion. आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों के लिए उन प्रक्रियाओं को समझना सबसे महत्वपूर्ण है जो सामूहिक रूप से किसी विशेष व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। अ. संवेदना। संवेदना से तात्पर्य उन विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति हमारी जागरूकता से है जो हमें विभिन्न संवेदी तंत्रों द्वारा प्राप्त होती है, जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध तथा स्वाद। ब. अवधान। अवधान के समय हम उपलब्ध कई उत्तेजनाओं में से किसी एक विशेष उत्तेजना पर चयनात्मक रूप से केंद्रित होते हैं। उदाहरणतः कक्षा में व्याख्यान सुनते समय हम
शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनते हैं तथा कक्षा में उपस्थित अन्य उत्तेजनाओं को नज़रअंदाज करते हैं, जैसे पंखे का शोर। प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में हम सूचनाओं को संसाधित करते हैं और उपलब्ध उत्तेजनाओं का अर्थ निकालते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक पेन को देखते हैं तो हम उससे एक लिखने वाली वस्तु के रूप में पहचानते हैं। सीखना। ये अनुभव और अभ्यास द्वारा नए ज्ञान और कौशल के अर्जन में हमारी सहायता करता है। ये अर्जित ज्ञान और कौशल हमारे व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने में हमारी सहायता करते हैं। यह स्मृति। जो सूचना हम संसाधित करते हैं और सीखते हैं उसका हमारे स्मृति तंत्र में धारण हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर आधारित सूचना का पुनरुत्पादन करने में भी स्मृति हमारी सहायता करती है। उदाहरण के लिए, परीक्षा के लिए अध्ययन करने के पश्चात प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम धारणा किए गए ज्ञान का विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तब हम अपने मन में उस समस्या से जुड़े विभिन्न तथ्यों का एक दूसरे से तर्कपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं और तब समस्या के संबंध में एक विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। हम अपने आसपास घटित विभिन्न घटनाओं का मूल्यांकन भी करते हैं और उसके अनुसार एक धारणा बनाते हैं। 29. You want to become a successful leader. What main psychological attributes you need to possess? Discuss. आप एक सफल नेता बनना चाहते हैं, आप में कौन सी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होनी चाहिए? चर्चा करें। Attributes of a leader are as follow. Leaders are aware of the ability of their followers. Leaders have good communication skill, both verbal and non-verbal. Leaders accept personal responsibility and set example for group members. Leaders have ability to understand the situation. Leaders are good planners, visionary and trustworthy. वह अपने समर्थकों की क्षमताओं को जानते हैं, मौखिक एवं अमौखिक दोनों तरह के अच्छे संवाद करने में सक्षम होते हैं, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं और समूह के सदस्यों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। इनमें स्थिति को समझने की क्षमता होती है। वह अच्छे योजना बनाने वाले, सोच विचार रखने वाले एवं विश्वसनीय होते हैं। 30. What are the behaviors that promote and sustain good health? Explain. अच्छे स्वास्थ्य को उभारने तथा बनाए रखने के लिए कौन से व्यवहार हैं? व्याख्या कीजिए। 1. Food. 2. Routine. 3. Recreation. 4. Thinking. 1. आहार। 2. आचार। 3. विहार। 4. विचार।